अरे ओ भाई, आ चुके हैं अब से हमारी आवाज आएगी। बचपन से ही ऐसे थे क्या कि कोटा आने के बाद हो गए हो? हाँ भाई, काफी लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। याद तो है ना? क्या होमवर्क कंप्लीट हो गया? महक आ रही है झूठ की। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारणवश होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाए, मतलब अटेम्प्ट नहीं किया है पूरा होमवर्क? एक, दो। तो आगे कैसे बैठ गए तुम? उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ यहाँ से। क्यों नहीं कर पाए? कोई विशेष कारण? फीवर था, ठीक हो अभी? निपट मत लेना। हाँ भाई। हाँ, क्या हो गया? अभी ठीक हो ना भाई? गड़बड़ तो नहीं है कोई? चलो, कोई हेल्थ इश्यू है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चलो। और तो सभी लोगों ने कर लिया ना भाई? एक आध क्वेश्चन बना क्या? ठीक है। मैंने जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर कुछ शेयर किया था, आप लोगों ने शायद देखा भी हो। ठीक है। वैसे तो काफी कुछ शेयर किया था, लेकिन इम्पोर्टेंट या मुद्दे की बात जो है, काम की बातें, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस पर मैंने इरोडो के एनएलएम फ्रिक्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डाला था। इरोडो बुक भी शेयर करी थी, और साथ ही साथ मैंने वहां पर जो हैंडबुक है एलिन का, जिसमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर वो बुक हमें करनी है क्या? इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स योर पर्सनल चॉइस। ठीक है। आपके पास अगर वक्त है, आप अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। क्या होमवर्क? एलिन का जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, चाहे वो शीट की फॉर्म में हो, रेस की फॉर्म में हो, चाहे वो एससीवी हो, या फिर आपके क्लास नोट्स हो, और जो भी एलिन में टेस्ट हो रहे हैं, अगर ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद अगर आपके पास वक्त बचता है, तो डेफिनेटली आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि पहले ये कंप्लीट हो। अब यही कंप्लीट नहीं है, इसी में संघर्ष जारी है। इसी में S1 के 5, O2 के 6 ऐसे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि डेफिनेटली उस केस में तो आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इरोडो जो है वो एक रशियन ऑथर की बुक है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो लैंग्वेज है वो वैसी लिखी हो कि आपको समझ आ जाए, या वहां पे जो टर्म्स है वो जरूरी नहीं है बिल्कुल वैसे यूज किए जाएं जैसे आप यूज करते हैं, है ना? इंडियन बुक नहीं है, तो वहां पर आपने अगर किसी ने सॉल्व करी हो तो पता होगा, जैसे वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू ना लिख करके के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है। तो अगर अजीब लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आईआईटी है। यही क्या है? आईआईटी है। कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो अप करो। ठीक। लेकिन टेंशन मत लेना। अगर मान लो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और नहीं बने, तो ये मेरे पास रो करके मत आना कि अरे सर क्वेश्चंस नहीं बने, ये है वो है। कोई दिक्कत नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो बनने लग जाएंगे। कोई टफ नहीं है। मार्केट में ऐसा लोग बोलते हैं कि बहुत टफ होती है, लेकिन मुझे तो आज तक टफ ना लगी। और ना मुझे तो, चलो छोड़ो, मेरे स्टूडेंट्स ने भी कभी नहीं कहा कि सर टफ है ना? अगर तुम तमीज से पढ़ रहे हो तो तुम्हें भी वो टफ नहीं लगेगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल सुनना चाहोगे? एक वाक्य। अभी 3 अक्टूबर को एग्जाम था, जेई एडवांस का। तो मेरे पढ़ाए हुए काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम दिया। तो उन स्टूडेंट्स में से कुछ लोगों का मैसेज आया, थैंक यू, ये सब फॉर्मेलिटीज जो भी होती हैं उन्होंने करी। ठीक है। एक स्टूडेंट का कॉल आया, कॉल कुछ और भी स्टूडेंट्स का आया, लेकिन सबसे बात नहीं हो पाई। ठीक है। एक स्टूडेंट से बात हो पाई मेरी। तो उसने कॉल उठा करके एक बात बोली कि सर मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। मैंने कहा किस बात से भाई, क्या हो गया? पेपर खराब हो गया, क्या हुआ? तो कहता है कि सर न्यूज में और हर जगह ये चल रहा है कि पेपर बड़ा ट्रिकी आया था, बड़ा टफ था। सर मुझे तो लगा ही नहीं। सर मुझे तो लगा ही नहीं। अब मुझे ये डर लग रहा है कि अगर लोगों को टफ लगा और मुझे आसान लगा तो शायद मैं कुछ गड़बड़ करके आ गया हूँ। मैंने कहा तेरी गलती नहीं है बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। अलग अलग लोग रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे तो उन्हें अलग अलग रफ्तार दिखाई देगी। मान लो पेपर की जो रफ्तार थी वो थी, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में। ठीक।
और तू जिस रेफरेंस फ्रेम में बैठ करके चल रहा था वो भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था, और वो चल रहा था 6 मीटर पर सेकेंड से। तो तुझसे अगर पूछा गया बेटा क्या रफ्तार है, तो तुझे 4 दिखाई देगा। तो वही फर्क है, तो जिस रेफरेंस फ्रेम में बैठा हुआ है ना, तुझे जिस लेवल की फिजिक्स आती थी, पेपर उतने हाई लेवल का नहीं था। टफ तो उनके लिए था जो तुम में से कुछ भाई बंधु होंगे जो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो सर के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं कर रहे, सर की बताई हुई गाइडलाइंस को ही फॉलो नहीं कर रहे, वो हैं जिनको पेपर बहुत टफ लग रहा था। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा भाई ये तो बता दे कितने करके आया है, क्या सीन है। तो सुनना भाई, फिजिक्स की पूछेंगे भाई, और तो सब्जेक्ट आते ही नहीं अपन को, है ना। तो पहले पेपर में 19 क्वेश्चन थे, तो कहता है कि सर 15 अटेम्प्ट करके आया हूँ, इतनी गारंटी है कि 10 से 12 तो कम से कम सही होंगे, ये उसका कॉन्फिडेंस था। ठीक है, आंसर की तब तक आई नहीं थी, आंसर की आने के बाद लगभग उसके 11 क्वेश्चन सही थे पूरे के पूरे, और 2 पार्शियल सही थे। ठीक, और दूसरा वाला पेपर में टोटल 19 ही क्वेश्चन थे अबाउट, और उसने जो अटेम्प्ट किए थे वो कम अटेम्प्ट किए, दूसरा पेपर रिलेटिवली थोड़ा अच्छा था। ठीक है, उसने 12 अटेम्प्ट किए और इन 12 में से लगभग उसके 9 क्वेश्चन सही हैं। उसके कितने क्वेश्चन सही हैं? 9 क्वेश्चन। तुम्हें लग रहा होगा कितना कम है, तुम्हें लग रहा होगा कितना कम है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब उसने ओवरऑल टोटल एवरेज बताया काउंट करने के बाद, तो अब उसकी रैंक जो है वो कम से कम 1500 के अंदर तो आने वाली है। वो कोई नहीं रोकने वाला, वो कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो भाई सिंपल सा फंडा है, ये जो स्पीड है ना ये 6, इसको पेपर आसान क्यों लग रहा है? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बताई गई गाइडलाइंस को बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं, जो शीट रेस को बहुत तवज्जो देते हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे आए जो कहीं ना कहीं आपके नोट्स का, आपके शीट का हिस्सा रहे। सेम डेटा तो नहीं है, पूछे जाने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से प्रिपरेशन करी, जिस स्ट्रेटेजी को उन्होंने फॉलो किया, इसकी वजह से जो पेपर हिंदुस्तान में 95% लोगों को टफ लग रहा था, वो पेपर उनके लिए क्या था? आसान। तो यही है बस। तो भैया सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करो, तो आईआईटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नहीं तो यही हाल होगा तुम्हारा भी। ये तुम्हारा तो यहाँ 0 और लगा देना 100। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? कुछ मैंने क्या समझाने की कोशिश करी, ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, टफ उन लोगों के लिए है जो पढ़ ही नहीं रहे, उन लोगों के लिए कभी पेपर टफ होता ही नहीं है जो पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जो सिस्टमेटिक तरीके से चीजें कर रहे होते हैं उनके लिए सारी चीजें क्या होती हैं? बहुत आसान होती हैं। ठीक है, अभी एंथ्यूज में क्लास लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, एंथ्यूज के स्टूडेंट्स ने पेपर देखा, कुछ स्टूडेंट्स का एक आध का तुम्हारा मैसेज आया था कि सब पेपर भेज दो। अभी क्या करोगे पेपर देख के? अभी तुमने 5% तो पढ़ा नहीं। तुमने पढ़ा क्या है? एनएलएम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन। पूरे पेपर में एक आध क्वेश्चन मिलेगा गलती से, है ना, है ना, एक भी नहीं है। लो, एक था यूनिट एंड डायमेंशन है। तो बच्चे कह रहे पेपर भेज दो, मैंने करोगे क्या है? क्या पेपर फाड़ करके कचौड़ी खाओगे उसमें? है, अभी तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना। कुछ लोग कहते हैं जब मुझसे मिलते हैं कि सर मैंने पिछले 4 महीने से पढ़ाई नहीं करी है, क्या अब मेरा जेई में सिलेक्शन हो सकता है? मैंने कहा कैसी गजब की बात कर रहे हो। मैंने कहा अभी तक तो हमने भी पढ़ाना कहाँ शुरू किया है अभी तक तो शुरू कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो सिर्फ तैयारियां चल रही हैं। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि जो अभी तक तुम्हें पढ़ाया गया है उससे तो क्वेश्चन वैसे भी नहीं आने। ठीक है, और आएगा भी तो 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। बस ये है कि हाँ उन चैप्टर्स का आगे के चैप्टर्स में क्या होगा? यूज होगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर पिछले 4 महीने से नहीं पढ़े, या उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए, या उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतने मार्क्स नहीं आए, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। जस्ट सेट t equals to 0 एंड स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दैट्स ऑल। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बस तैयारियां चल रही हैं, असली जंग शुरू होगी, आएगा मजा, आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो बिंदास तरीके से पढ़ाई करो जनाब। हाँ, एंथ्यूज वालों की बात बता रहा था, तो उन्होंने पेपर सॉल्व किया क्योंकि उनका तो लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने उनको पेपर शेयर किया था क्योंकि उनके लिए तो ठीक ठाक था, वही 80% पढ़ चुके हैं। तो अभी मिले, कह रहे थे अरे सर पेपर तो बहुत आसान है। मैंने कहा बेटा पेपर आसान नहीं है, तुमने फिजिक्स आरवाई से पढ़ी है ना, इसलिए तुम्हें ये पेपर आज आसान लग रहे हैं। मैंने कहा उन लोगों से पूछ करके आओ जो बाहर खड़े होकर के बोल रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हिला जा सके चले भाई आगे बढ़े फिर। ठीक है, होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। ठीक है, चलिए निकालिए फटाफट। होमवर्क जारी है ना भाई? पक्का?
फिजिक्स इज ऑल अबाउट होमवर्क एंड डिस्कशन एंड नथिंग एल्स। पढ़ाता तो मैं हुई नहीं क्लास में, पढ़ाते तो यूट्यूब वाले हैं ना भाई, मैं कहां पढ़ाता हूँ। मैं तो सिर्फ ये सिखाता हूं कि हाउ टू थिंक, कोई नया क्वेश्चन आए तो उसको कैसे अप्रोच करना है, दैट्स ऑल। हाँ भाई, S1 में एक ही क्वेश्चन था शायद, 17। क्वेश्चन नंबर 17, किसी को डाउट? देखो एक्चुअली में ध्यान से देखना, अब बात कोई नहीं करेगा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहना चाहिए जनाब। आपने देखा हो शायद कभी मूवीज वगैरह में, तो देखा ही होगा, वैसे तो गरीबी है जीवन में, ठीक है। जैसे जब प्लेन उड़ रहा होता है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये प्लेन, और जब उसको टर्न लेना होता है, क्या लेना होता है? टर्न। तो टर्न लेते समय वो थोड़ा सा यूं बैंड होता है, और बैंड होने के बाद फिर टर्न लेता है। तो तुम्हें लगता होगा बड़ा स्टाइल मार रहा है, स्टाइल नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द फिजिक्स। जब वो इस तरीके से चल रहा होता है तो जो अप थ्रस्ट फोर्स है, एयर की वजह से जो फोर्स है वो ऐसे ऊपर लग रहा होता है। कहां लग रहा होता है? ऊपर, ठीक है, जो कि उसके mg को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है। लेकिन जब उसको टर्न लेना है, तो एक बात बताना, क्या उसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए? किसकी तरफ? टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर वो ऐसे टर्न लेना चाहेगा तो उसे कोई तो फोर्स मिलेगा ही नहीं जो सेंटर की तरफ हो। तो वो क्या करता है? अपने प्लेन को, किसको? अपने प्लेन को थोड़ा सा बैंड करता है। जैसे वो बैंड करता है, तो अब जो अब थ्रस्ट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो किधर लगेगा? ऊपर है इधर, इधर लगेगा। तो जब इधर लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा और एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा। ये कहानी ऐसी लग रही है, सुनी हुई है। कहां सुनी थी? बैंकिंग। क्या याद आ रहा है? जब अपन ने हमारे पास ये वाली ऐसी सड़क थी, इस सड़क को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया? इंक्लाइन कर दिया। इंक्लाइन करने के बाद हमें फायदा मिला। क्या फायदा मिला? क्योंकि अब जो नॉर्मल लगेगा, इस नॉर्मल का वो कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर है, एन साइन थीटा, वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल। क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल। और एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। तो आपका आंसर आ चुका है। आपसे रेडियस ऑफ लूप पूछी जा रही है, मुझे डायरेक्टली वो रिजल्ट याद है, तो मैं यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं कितनी थी? आर जी टेन थीटा। क्या थीटा की वैल्यू दी हुई है? आर पूछा गया है, क्या सॉल्व कर सकते हैं? वी आपको 720 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेना, किसमें? हाँ, मीटर पर सेकंड में। 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या सॉल्व हो पाएगा जनाब? आगे बढ़ते, अप्रॉक्स आएगा थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा भी नहीं आएगा। नेक्स्ट O1। O1 में पहले 5 तो निकल लिए, वो क्रॉस प्रोडक्ट के थे, है ना, बताना भूल गया था उस दिन। कौन है? कि कोई दिक्कत है क्या तेरे को? ये सवाल पूछने वाला है और नहीं पढ़ाएंगे अब? गजब ही है क्या? मतलब ऐसा ही था बचपन से? वो दिक्कत है ना, तू 4 महीने पढ़ा नहीं है ना मुझसे, इसीलिए ऐसा हो गया है। कि पढ़ लेता ना बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठा रहता। इनसे पूछ, ये भी ऐसे ही थे। अब देख बिल्कुल परफेक्ट हो गए। ठीक है, कब पढ़ाओगे? इससे क्या मतलब है? जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कर, फालतू के सवाल पूछते रहेंगे। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? करा दें, कल ही करा दें? बोलो तुम, कल ही करा दें कंप्लीट? तुम्हें अगर सिलेबस कंप्लीट ही करवाना है, 2 मिनट लगेंगे। लीडर में आओ, पूछो उनसे कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। जितनी देर में तुम्हें ये बता सर्कुलर मोशन क्या होता है, इतनी देर में तो वहां खत्म कर दिया था मैंने। O1, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करना है। 13 से तो पहले सारे डिस्कस हो चुके हैं ना। यस, क्वेश्चन नंबर 13, इसका बी वाला पार्ट छोड़ देना। 13th का बी पार्ट, क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना उसमें, O1 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी को डाउट? 17 हाँ या ना? यहाँ पे समझ में आ रहा है, एक फोर्स और लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। क्यों लगेगा? क्योंकि ये बोला गया फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू द मास। मतलब जब वो ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसे मास रुका हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो कहां बैठा हुआ है? एक्सिस पर। अगर वो एक्सिस पे बैठ गया तो उसे ब्लॉक हमेशा रुका हुआ दिखाई देगा या नहीं?
और मैंने उस दिन बताया था कि अगर आप रोटेटिंग फ्रेम में एंटर हो जाते हैं तो क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर की तरफ या बाहर, बाहर। क्या सेंट्रीफ्यूगल कोई फोर्स है क्या, ये एक करेक्शन फैक्टर है, क्या याद आ रहा है कुछ, जो कि बिल्लू को खुश करने के लिए लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वंडरफुल क्वेश्चन, पढ़ें इसको, इस प्रोफाइल के क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे आपको। देखो बीड का मतलब जानते हैं, बीड एक तरीके से मोती, जैसे धागे में मोती होता है ना, उसी तरीके से, या एक तरीके से मान लो एक पाइप लो और उसमें एक रिंग फंसा दो, तो उस तरीके का सिस्टम है, ठीक है। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। सर आपको कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, और इसको ऐसे घुमा रहे हैं और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन है सपोज अल्फा, एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या है, अल्फा। एक बात बताना मुझे, जो नॉर्मल फोर्स होता है क्या वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो क्या कहेंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्या इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है, एसी या एटी, एसी या एटी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मल बराबर क्या होगा, एम इंटू एटी। यार एटी की वैल्यू किसी के बराबर होती है, आर अल्फा, किसके बराबर, तो यहां पे देखना ध्यान से, एम आर, आर की वैल्यू एल इंटू अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एल। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल दिया जनाब, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, एक बात बताओ, अगर ये घूम रहा है तो क्या इसके पास एसी भी होगा, और एसी किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर एसी है तो एसी कोई ना कोई तो प्रोवाइड करेगा, कौन करेगा, मैं या तुम, ना मैं ना तुम, करेगा कौन, फ्रिक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो जल्दी से। When it will start slipping, जब ये जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट करेगा, क्या हम कह सकते हैं उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। क्या उसको अगर मैं म्यू एन लिख दूं तो कोई तकलीफ तो नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिएगा जनाब, म्यू एन, दिस इज व्हाट, फ्रिक्शन, एंड दैट इज व्हाट, टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर एम इंटू ए सी। कैसे देख रहे हो, देखो देखो, गरीबी देखो देखो, एसी की वैल्यू बताओ, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ध्यान से देखना, इसी को लिखूंगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। एक बात बताओ, क्वेश्चन में लिखा है रेस्ट से स्टार्ट हुआ, किससे, रेस्ट से। अल्फा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो क्या मैं ओमेगा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, पहली बार देख रहे होगे, क्या ये समझ में आ रहा है। तो किसी टी टाइम पर ओमेगा की वैल्यू को क्या अल्फा टी लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, एम अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू एल, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, यू विल गेट द आंसर। कुछ किया नहीं आया समझ, इस तरीके के क्वेश्चंस आगे भी मिलेंगे, याद रखिएगा, अप्रोच समझिए भाई, इक्वेशंस तो हम बना ही लेंगे कि नॉर्मल क्या कर रहा है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है। तो कहता है आपको कैसे पता चल गया, मैंने कहा लॉजिक से। किससे, लॉजिक से। मैंने कहा नॉर्मल जो है वो ऐसे ही लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और सरफेस के परपेंडिकुलर 80 होता है, क्या होता है 80। इंपॉर्टेंट यही बात है कि नॉर्मल 80 प्रोवाइड करेगा और फ्रिक्शन एसी प्रोवाइड करेगा, नोट डाउन दिस। अर्चित जैन पूछ रहे हैं सर AIR किसकी आएगी, AIR 1, बेटा तेरी आएगी अर्चित जैन, चिंता मत कर, यही हरकतें रही ना तो 1 के आगे 6 जीरो और लगा लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 20, हाँ 19 में डाउट है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पूछा गया, पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन बताओ क्या पूछा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। एक बात बताना, इस पर नॉर्मल इधर लग रहा होगा और mg इधर लग रहा होगा, क्या ये लगाना आता है तुम्हें, और ये एंगल कितना है, अल्फा। यस mg के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा, कितना होगा mg, और नीचे क्या लग रहा होगा, ये इंसेक्ट है, कीड़ा, लाइक यू, बुरा लगा, लगना भी नहीं चाहिए। ये एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा, ये नीचे लग रहा है, और इंसेक्ट बहुत धीरे 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 जा रहा है ऊपर,
तो हम ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट इंसेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो एक बात बताओ, इसको बैलेंस करने के लिए कोई तो होगा, कौन होगा वो है? फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर दो, कितना, म्यू इंटू एन, और एन बराबर क्या है, एम जी कॉस अल्फा। देखना मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ म्यू एन, एन क्या है, देखते रहना जनाब, गर्दन नीचे मत झुकाना बिल्कुल भी, हाथ में दे दी जाएगी। म्यू एन, एन क्या है, एम जी कॉस अल्फा। ये रहा ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, यही हो सकती है मैक्सिमम कंडीशन। देख लो भाई क्या हो रहा है। इसके बाद थोड़ा टफ है सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे mg से mg काटना पड़ेगा, इसको उधर ले जाना पड़ेगा। तो म्यू बराबर क्या आएगा यहाँ से, सॉल्यूशन देख के लगता होगा है इसमें क्या था, ये नहीं कर पाया, ऐसे ही आईआईटी में होता है। आगे बढ़े, हाँ आई थिंक बस इतना ही है। ओवन कंप्लीट हो चुकी है मेरे हिसाब से, नहीं नहीं आगे भी है, आगे भी, आगे भी है, भूल गया था, भूल गया था, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बुरा मत मानो यार, होली है। और सब बढ़िया, चकाचक, मौज आ रही है आ रही है, बताओ तुमसे ही पूछ रहा हूँ यार, फुल मौज लेने थोड़े आए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यस बताइए किस पार्ट में डाउट है? ये 3 फोटो देख के तुम्हें क्या समझ आया, क्या समझ आया? पहले वाले में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो इसके केस में ये जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, रूट आर जी टेन थीटा। क्या ये बात समझ आ रही है? उस दिन बैंकिंग समझाई थी, याद आ रहा है? बी वाले केस में जल्दी से बताना कहां लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे लग रहा है तो टेंडेंसी नीचे जाने की, ऊपर जाने की, ऊपर जाने की टेंडेंसी कब आएगी, जब स्पीड रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा या कम। तो अपन कह सकते हैं इस केस में जो भी वेलोसिटी होगी वो रूट आर जी टेन थीटा से क्या होगी, ज्यादा होगी। सी वाला केस, फ्रिक्शन कहां लग रहा है, कहां लग रहा है, फ्रिक्शन अगर ऊपर लग रहा है तो टेंडेंसी ऊपर जाने की, नीचे जाने की, नीचे कब जाएगा, जब स्पीड क्या होगी, आरजी टेन थीटा से कम। ये उन्हीं लोगों को समझ में आ रहा होगा जिन्होंने पिछली क्लास तमीज से अटेंड करी है, नहीं तो सबको बस ऐसे ही लग रहा होगा ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। क्यों भाई, तो बताओ ए बी सी, कोई दिक्कत? ये तो समझ आ गया। डी ऑप्शन, इफ म्यू इज ग्रेटर देन टेन थीटा द फ्री बॉडी ऑफ कार सी इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, उससे क्या मतलब है? वो तुम्हें पागल बना रहा है, म्यू टेन थीटा से ज्यादा रहे या कम रहे, क्या फ्रिक्शन ऊपर नहीं लग सकता? लग सकता है, बिल्कुल लगेगा। और वो बोला इज नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट 24 हो गया भाई, करो दोबारा तो, ठीक है। तो बताऊंगा थोड़ी ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में बताने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। और सॉल्यूशंस हैं, देखो कैलकुलेशन एरर किया होगा, ठीक है। कोनिकल पेंडुलम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 25 कितने लोगों से हुआ 25? उस दिन भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी हुई है, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन, कितनी दी हुई है? हाँ 50 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है, 50। जिस रेडियस में घूम रहा है रेडियस कितना दिया हुआ है? हाँ पढ़े लिखे हो, समझदार हो, शकल से लगते नहीं हो लेकिन। यस सर, ये 30 और ये 50, तो ये एंगल बताओ जल्दी से क्या है, 37 डिग्री। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं कहूंगा टेंशन इधर अलोंग द स्ट्रिंग, नॉर्मल इधर, ये नॉर्मल किसने लगाया, साइड वॉल ने, साइड वॉल ने, और एक क्या लगेगा नीचे, mg लगेगा। अगर ये एंगल 37 तो ये भी 37। पहले ये बताओ समझ आ गया? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नेट फोर्स क्या रहेगा, 0। तो अपने यहाँ पे बोल सकते हैं T cos 37 बराबर mg। बहुत बढ़िया। अब यहां से T की वैल्यू आ जाती है, किसकी वैल्यू आ जाती है, T की। मुझे लग रहा है मास वास दिया हुआ है क्या, हाँ 400 ग्राम, कितना दिया हुआ है, 400 ग्राम। तो इसका मतलब 400 ग्राम का मतलब हो गया 0.4 इंटू जी, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। क्या mg की वैल्यू को 4 लिख दूं, कोई तकलीफ? cos 37 की वैल्यू बताओ, टफ है थोड़ा सा, 4/5। ऐसा लग रहा है टेंशन तो आ गई,
इसमें तो नॉर्मल ने कोई रोल प्ले किया ही नहीं, टेंशन आ गई 5, बहुत बढ़िया। अब देखना नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कौन कौन लगेगा, टी का कॉस या साइन, कॉस या साइन, वंडरफुल। इतने से टैलेंट में तालियां बजा रहे हो, असली दिखाऊंगा तो क्या करोगे, यहाँ पर नागिन डांस करना शुरू कर दोगे। टी साइन 37, टी साइन 37 प्लस नॉर्मल, क्या इसके अलावा और कोई फोर्स है जो सेंटर की तरफ है? अरे बताओ है क्या भाई, बराबर एम, एम की वैल्यू लिख देते हैं 0.4, कितनी, पॉइंट ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर पता है क्या, 50, 30 या 60, 30। क्या ये इक्वेशन लिख पाओगे? अब पढ़ो यहाँ पे ऑप्शंस को। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब सो दैट इट डज नॉट लीव कॉन्टेक्ट, लीव कॉन्टेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है, क्या जीरो करें, टेंशन या नॉर्मल, नॉर्मल को जीरो कर दो, टेंशन की वैल्यू 5 पुट कर दो और ओमेगा निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो आएगी ओमेगा की मिनिमम वैल्यू। क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू। वो ओमेगा होगा, कितना आ रहा है यहाँ से ओमेगा, कितना आ रहा है 5, मतलब हम ये कह सकते हैं ओमेगा की मिनिमम वैल्यू 5 है, जिसपे जस्ट ये अपना कांटेक्ट छोड़ेगा। अगर ओमेगा 5 से ज्यादा हुआ तो नॉर्मल लगेगा, और 5 से कम हुआ तो नॉर्मल नहीं लगेगा। आगे पढ़ो। टेंशन इन स्ट्रिंग इज ऑलवेज 5 न्यूटन, बिल्कुल, इसको ओमेगा से कोई लेना देना नहीं। लोग कहते हैं इसमें तो देख के लग रहा है, मैंने कहा ऊपर देखो ना, नीचे क्यों देख रहे हो, क्योंकि इसमें तो नॉर्मल भी ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को देख करके समझ आ रहा है टेंशन तो हमेशा क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। अब आगे बताने की जरूरत है नहीं, है ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा पुट करके क्या नॉर्मल निकाल पाओगे? होना चाहिए था यार ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट 26, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क करो, स्टार, बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे उसी से होगा ये। किसका पहली बार में बिना आंसर देखे, बिना आंसर देखे सही आ गया था? अभी पूरा मतलब पूरा चारों सही हो, गुड, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने फोर्सेस वोर्सेस के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता है। देखना ध्यान से, ये टेबल पे ब्लॉक रखा हुआ है, टॉप व्यू है, कौन सा व्यू है, टॉप व्यू, ठीक है। आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है, पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, नेट एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। नेट का मतलब एसी और एटी का रिजल्टेंट, एसी और एटी का रिजल्टेंट। पहले केस में बोला गया कि क्लॉकवाइज चल रहा है विद कांस्टेंट ओमेगा। एक बात बताओ, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो एटी सिर्फ क्या है, और एसी क्या हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो वो जो टुवर्ड्स द सेंटर है वो पहले का आंसर। दूसरे में क्या बोला है, रोटेशन इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब जानते हो, ऐसे विद डिक्रीजिंग ओमेगा। एक बात बताना, इस पॉइंट की वेलोसिटी किधर होगी अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर, नीचे। लेकिन ओमेगा घट रहा है तो एटी होगा या नहीं होगा, होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में या अपोजिट, क्या ये बात कर चुके हैं? अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एटी उसका साथ देगा, और अगर वेलोसिटी घटेगी तो एटी उसके साथ बेवफाई करेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एटी कहाँ होगा, ऊपर या नीचे, एसी इधर एटी इधर, तो क्या बी केस में एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा? कैसा लगा, बढ़िया था भाई। सी पार्ट तुम्हें समझ आ गया होगा, उसमें ओमेगा बढ़ रहा है तो एटी पीछे होगा या आगे होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में बोला जस्ट आफ्टर क्लॉकवाइज रोटेशन बिगिंस। इस अंग्रेजी का मतलब समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा, इसका मतलब ये हुआ कि उस इंस्टेंट पे जस्ट शुरू किया है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उस इंस्टेंट पे वी क्या होगा, अगर वी जीरो तो एसी क्या होगा, तो बचा क्या, तो एटी क्या है, नहीं आई बात समझ? जैसे यहाँ तो नेट एक्सेलरेशन के बारे में पूछा, इसी क्वेश्चन को अगर एडवांस लेवल पे पहुंच जाए, एडवांस लेवल पर अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए तो पता है कैसे पूछा जाएगा, वो आपसे कहेगा कि इन अलग अलग सिचुएशंस में ये बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या पूछा जाएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन होगा, अपोजिट नहीं होगा जनाब। फ्रिक्शन ही है जो इसको
चला रहा है, जो इसको AC और AT दे रहा है। सर कैसे? ये रहा, ये रखा है, ये है कहानी। मान लो राउंड टेबल है, दिख रही है क्या राउंड? नहीं दिख रही, मान लो फील करो इसको, ये राउंड है और ये ऐसे घूम रही है। नॉर्मल कहां लग रहा है? ऊपर, ऊपर लग रहा है। mg कहां लग रहा है? नीचे। क्या नॉर्मल और mg में से कोई है जो इसके प्लेन में है? और मैं अगर ऐसे घुमा रहा हूं तो क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है? अगर ये सर्कुलर कर रहा है तो AC होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। और अगर मान लो इसका ओमेगा बढ़ रहा है, इसका ओमेगा बढ़ रहा है, और अगर इसका ओमेगा बढ़ रहा है तो AT भी होगा। AC और AT क्या ये दोनों प्लेन में है? क्या उनका रिजल्टेंट A नेट देगा? क्या वो A नेट प्लेन में ही आएगा? क्या नॉर्मल और mg कोई साथ दे रहा है क्या A का? तो फिर कौन है? फ्रिक्शन है, तभी चल रहा है, और फ्रिक्शन है जो नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। हिंदुस्तान में 95% लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं वो नेट एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। क्या अपोजिट लगेगा? अगर कोई सवाल ये पूछ ले तो हम ये कहेंगे कि फ्रिक्शन ही है जो इसे चला रहा है, या फ्रिक्शन ही है जो इसे नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। कैसा लगा? क्या समझ आया कुछ? चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, O2 पे आ जाते हैं। O2 में पहले 2 के बाद ही, 2 के आगे बढ़ ही नहीं पाए, हो गया 2 में ही हाथ पैर फूल गए। पहला क्वेश्चन तो क्लास नोट्स में कराया है, लेकिन क्लास नोट्स और ये वाला आंसर मैचिंग नहीं होगा। वो इसलिए मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि क्लास नोट्स में जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने m जो दिया था दैट वाज द टोटल मास, और यहाँ पे जो इन्होंने m दिया है ये टोटल मास नहीं है, ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। इसलिए हो सकता है शायद आपका आंसर मैच ना कर रहा हो। मतलब मेरा वाला जो क्वेश्चन का m था वो बराबर होगा इनका m, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और लेंथ कितनी होगी? 2 पाया। याद आ रहा है? एक रिंग को घुमाया था, तो मैंने बोला था घर जाके इसको दोबारा सॉल्व करना। इस प्रोफाइल की क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, शुरुआत में तकलीफ आएगी लेकिन धीरे धीरे हमें आदत डालनी पड़ेगी। ये वही क्वेश्चन है। O2 का पहला क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया था, और जिन लोगों से नहीं हुआ दोबारा से अटेम्प्ट करें। मैं तो बता चुका हूं। अब आप कहेंगे सर मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा? प्रैक्टिस। कैसे स्ट्राइक करेगा? प्रैक्टिस। कोशिश करो, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, वंडरफुल क्वेश्चन, स्टार मार्क करें, क्लास नोट्स निकाल लें। क्लास नोट्स में करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका जब तक आप जेईई की तैयारी करेंगे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपको इस क्वेश्चन से हमेशा मुलाकात होती रहेगी। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको दिखेगा। अलग अलग रूप होंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है? आपका पीछा नहीं छूटने वाला, तो याद रखना भाई इसको। क्या है क्वेश्चन? देखिए नोट्स में लिख लीजिएगा इसको। देखें ध्यान से, समझना पहले, ठीक है? समझ में आएगा नहीं, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है? लेकिन फिर भी कोशिश करनी है, क्योंकि पहली बार इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जब पहली बार कोई भी चीज करते हैं तो तकलीफ तो होती है। 2 के टेबल को याद करने में तकलीफ हुई थी, लेकिन आज कोई 2 का टेबल पूछ ले, कहेंगे गजब बेइज्जती है। तो वैसा ही कुछ होगा जनाब यहाँ पर, ठीक है? बताऊंगा, पेशेंसफुली सुनना और ये समझने की कोशिश करना कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम मैकेनिक्स में आगे बढ़ेंगे तो हमें ऐसी चीजें बार बार करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे अब हम वर्क, पावर, एनर्जी, फिर उसका सेंटर ऑफ मास, हम कब तक इन चीजों से डरते रहेंगे? सामना तो करना ही पड़ेगा, तो डट करके सामना करिए, डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहिए। एक रॉड है इस तरीके से, इसको इस एंड के अबाउट ऐसे घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं, क्या फील आ रही है? ठीक है, कांस्टेंट ओमेगा से घुमा रहे हैं, और हमसे ये सवाल पूछा गया कि इस रॉड में यहां से x डिस्टेंस की दूरी पर, कितनी दूरी पर? x डिस्टेंस की दूरी पर ये बताओ टेंशन फोर्स कितना होगा? टेंशन फोर्स कितना होगा? तो सबसे पहले तो ये लगता है भैया टेंशन काहे होगा, टेंशन काहे होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि टेंशन क्यों होगा। मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी टेंशन फोर्स है वो इसके पीछे जो रॉड दिखाई दे रही है, क्या उस रॉड को सर्कुलर मोशन करा रहा है या नहीं करा रहा है?
मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, एक बात बताना मुझे, टेंशन की वैल्यू बढ़ रही होगी या घट रही होगी? बढ़ रही होगी या घट रही होगी? घट रही होगी जनाब। पता है क्यों? आप टेंशन बराबर लिखोगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। मास जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे, बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। तो इतना तो तय है कि पीछे जाते समय टेंशन घटेगी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो टेंशन है वो इस पूरी रॉड को घुमा रहा है, यहाँ जो टेंशन है वो इस रॉड को घुमा रहा है, यहाँ जो टेंशन है वो इसको घुमा रहा है। तो हम यहाँ पर इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस एंड पॉइंट पर अगर कोई हमसे पूछ ले टेंशन कितनी होगी, तो हम कहेंगे कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं, इसके आगे कुछ है ही नहीं जिसे इसको घुमाना है। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या लिख दी? 0। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ था, तुम्हें पता नहीं चला? तुम्हें पता नहीं चला? कब हुआ था? क्या टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग निकाल चुके हो? यहाँ पे फोर्स एफ लगाया था, इसका मास एम था, है ना? मैंने कहा था कि बताना यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूरी पे टेंशन क्या होगी, ऐसा हम क्वेश्चन कर चुके हैं। और आपको याद होगा कि हम ऐसे लेते थे, काट देते थे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। तो अगर आप उसका डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे टेंशन 0 होती थी, और जैसे जैसे आगे बढ़ते थे टेंशन बढ़ती चली जाती थी, या उसको उल्टा भी बना सकते हैं। ऐसा पढ़ चुके हैं एनएलएम में। कहाँ पढ़ चुके हैं? एनएलएम में। यहाँ पे आते हैं तो देखो करने का तरीका क्या है। अगर मुझे यहाँ टेंशन फाइंड आउट करनी है तो मैं एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx। एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ क्या है? dx, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो कोई बॉडी लेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पे जो टेंशन है ना वो कितनी है? t। कितनी है? t। और dx डिस्टेंस आगे जो टेंशन की वैल्यू है वो कितनी है? t प्लस dt। थोड़ा सा चेंज आया होगा, क्या आया होगा? थोड़ा सा चेंज आया होगा, तो उसको लिख दिया प्लस dt। लोग कहते हैं आप प्लस क्यों लिख रहे हैं? माइनस लिखना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपने बताया कि यहाँ जाने पर टेंशन क्या हो रही है? घट रही है। तो आपको तो यहाँ t माइनस dt लिखना चाहिए। मैंने कहा ये मैथ्स ने हमें सिखाया है कि यू डोंट नीड टू वरी। आपको मैथ्स में यही सिखाया गया है कि अगर आप x डिस्टेंस पे dx आगे चलते हैं तो जितनी भी आपने फिजिकल क्वांटिटीज ली है उसमें भी आप ऐड करो, उसमें भी आप क्या करो? ऐड करो। जब आप 12th क्लास में आएंगे, कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, तो ये चीजें और समझ में आने लग जाएंगी। ये मैथ्स वालों की टेंशन है, वो अपने आप बता देंगे तुम्हें, ठीक है? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब क्या करो, इसका अगर मैं आपसे मास पूछ लूं, मास है बहुत कम dm, तो क्या तुम इसका मास बता पाओगे? अगर टोटल रॉड का मास है m, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? m/l। क्या ये बात समझ आ रही है? और इस एलिमेंट का मास कितना है? dx। कितना है? सॉरी, लेंथ कितनी है? dx। तो इसका मास कितना होगा? m/l इंटू dx। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? ये उस दिन भी किया था, याद आ रहा है कुछ? मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये हो गया इसका मास। अब इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, यहाँ पे टेंशन t, यहाँ पे टेंशन t प्लस dt। एक बात बताओ, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है? t माइनस t प्लस dt। अरे है या नहीं है? दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर किसके होगा? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। r कितना है? x। t से t क्या हो गया? कैंसिल आउट, एक्सप्रेशन बना माइनस के dt। dm की वैल्यू लिख लो, कितनी है? m/l इंटू dx। ऐसे लिख दिया, देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से मुझे t निकालना है, तो इस एक्सप्रेशन को करना होगा क्या? इंटीग्रेट। m l और ओमेगा कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल साइन से कहां जाएंगे? बाहर। अब लिमिट लगानी है, तो लोअर लिमिट वो लगाते हैं जिसके बारे में हमें पता है। किस टेंशन के बारे में पता है? यहां वाली या यहां वाली? यहां वाली। यहां पे टेंशन कितनी है और यहां पे x की वैल्यू कितनी है? l। यहां पे टेंशन नहीं पता t, और ये क्या लिख दिया? x। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा माइनस के टी। क्या आएगा? माइनस के टी m ओमेगा स्क्वायर बाय x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। 2 को इधर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 2l एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। माइनस को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो यहां से आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाती है m स्क्वायर बाय
2l l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर कसम से पता है घंटा भी समझ में नहीं आया कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा बोला, मैंने तो पहले ही बोल दिया था तुम्हें, बस आदत डालो। इसका एक और सॉल्यूशन होता है एक लाइन में। कितनी लाइन में? एक लाइन। ये सब करेंगे ही नहीं, इंटीग्रेशन तो हमें वैसे ही नहीं आता है, जैसे इंटीग्रेशन सांप जैसा साइन बनता है ना वैसे एकदम से डर लगने लगे। हमें ये सब आता नहीं है, करेंगे, लेकिन वो मेथड मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि उसमें यूज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे होंगे उस समय मैं आपका इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा, जिससे एक ही लाइन में आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अब इस इक्वेशन को देखो, देखना अभी खत्म नहीं कर रहे सवाल, है ना। जैसे ही आप x बराबर l पुट करो, टेंशन क्या हो गई, 0, और x बराबर 0 पुट करो, टेंशन अपने आप क्या हो गई, मैक्सिमम। कोई अगर हमसे ये पूछ लेता कि ये जो रॉड में टेंशन डेवलप हुई है ना, इसका ग्राफ बनाओ, क्या बनाओ? जिराफ नहीं बेटा, वो जानवर मुझे पता है ना, तो आवाजें भी वैसी निकालते हो तुम। जिराफ नहीं है, क्या है, ग्राफ है। टेंशन वर्सेस एक्स, मैंने सुना है मैथ्स तुम्हारी बहुत स्ट्रांग रही है, क्वाड्रेटिक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आया था, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है, तो ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बनेगा जनाब। अब देखना जरा ध्यान से, यहां पर ऐसे बनेगा, ये होगा x बराबर l, पैराबोलिक। आधा बनाया इधर क्योंकि इधर तो रॉड है ही नहीं, ठीक है, इधर ही है तो इधर बनाया। और दूसरी बात, यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर l बाय 2। 0 पुट करो, l से l कट जाएगा, क्या समझ आया? नोट डाउन दिस, ठीक है। घर जाकर के दोबारा से कितनी बार करना है, 2 बार। कितनी बार करना है, 2 बार, ठीक है, नोट डाउन दिस। क्लास नोट्स में लिख रहे हो ना, ठीक है भाई। किसी से हुआ था ये सवाल, एनी वन ऑफ यू? वंडरफुल। हाँ, कौन से मेथड से किया था, कैसे? हाँ, स्वराज पांडा से हो गया भाई साहब, मैसेज कर रहे हैं पांडा जी। जानता है तू, तुझसे कब होगा है? चलिए आगे बढ़े क्या, नोट कर लिए क्या? इसको मार्क कर लेना भाई, क्योंकि इसकी याद दिलाता रहूंगा समय समय पे, ठीक है, क्योंकि बार बार आएगा ये, ठीक है। 11th में 3-4 बार आएगा और 12th में 20 बार आएगा। इतना तो याद ही रखना कि पैराबोलिक डाउनवर्ड होता है, तो कभी ऐसा सवाल आ जाए तो ऑप्शन चेक करके भी हो सकता है, अगर मैथ्स आती है तो, अगर मैथ्स आती है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 आई थिंक डिस्कस हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने पूछा था, कहाँ पूछा था? हाँ, अभी पूछा था ना वीड वाला, वही क्वेश्चन है, फिर से आ गया दोबारा से, ठीक है, सेम क्वेश्चन। एक बात बताना मुझे, देखना ध्यान से, ये रॉड है, वही फिर से सारी फॉर्मेलिटीज वही करने वाला हूँ। नॉर्मल इधर लग रहा होगा और फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि म्यू का मिनिमम वैल्यू बता दो, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, म्यू का मिनिमम वैल्यू बता दो कि ये सर्कुलर मोशन करे, तो अगर म्यू का मिनिमम वैल्यू पूछा तो क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा दें? कितना, म्यू इंटू एन। तो एक बात बताना, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, म्यू एन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये कैसे लिखा समझ आ रहा है, एम इंटू ए सी, एम इंटू ए सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, नॉर्मल एम इंटू एटी, एटी का वैल्यू आर इंटू
अल्फा। ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। एन से एन कट जाएगा, म्यू बराबर क्या आ रहा है, क्या सही लिखा है क्या? ये है मिनिमम वैल्यू, ये क्या है, मिनिमम। कम से कम इतना म्यू तुम्हें चाहिए इसको घुमाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका म्यू का वैल्यू म्यू मिनिमम से ज्यादा हुआ, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा हुआ, तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक लगेगा। क्या लगेगा, स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक क्या, फ्रिक्शन। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ऑप्शन, डी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर विच कैन स्टे देयर। मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है। वो कह रहा है कि एक बैंक रोड पर रखने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ये जो कहना चाह रहा है ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये तो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये है मैक्सिमम एंगल। जिस एंगल ऑफ रिपोज, अगर आपसे पूछा जाए क्या एंगल ऑफ रिपोज की कहानी याद है, तो हम कहते थे एंगल ऑफ रिपोज उस इंक्लाइंड सरफेस का वो मैक्सिमम एंगल होता है जिसपे वो ब्लॉक रेस्ट पर रह सकता है। और ये कह रहा है मिनिमम, तो सही है गलत है, मिनिमम तो क्या होगा, 0। फ्लैट कर दो बिल्कुल। नहीं आया समझ, ये सारे हो चुके हैं, इधर भी सारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया भाई, ओके वंडरफुल। 18 दोबारा ट्राई करो जिनसे नहीं हुआ है, 18th नहीं बताया जाएगा, दोबारा करो तभी तो बोल रहा हूँ, दोबारा करो भाई क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक, नेक्स्ट जेई मेंस भी दिया था आई थिंक, हाँ 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है देखिएगा, पढ़िए जल्दी से फटाफट। बात मत करो, देखो समझ में नहीं आता, अंग्रेजी लिखी हुई इतनी बढ़िया, सीमेंट और जे, और वो समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहा है ना। ये एक्चुअली में वो वाली मशीन है जो आपने देखी हो घर वर में, अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो ऊपर वो लेंटर वगैरह डालते हैं तो वो मिक्स करते हैं, तो ऐसा रोलर सा होता है वो घूम रहा होता है। तो कह रहे हैं कि उसको बहुत ज्यादा तेज अगर घुमाओगे ना तो मिक्सिंग हो नहीं पाएगी, क्योंकि अगर ज्यादा तेज घुमाओगे तो जो भी उसके अंदर सीमेंट कंकड़ पत्थर जो भी है वो सारे चिपक जाएंगे साइड वॉल्स पे जाकर के, तो जब चिपक जाएंगे तो मिक्सिंग ही नहीं होगी। ये मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बताओ कि इस सिलेंडर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि मिक्सिंग प्रॉपर हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि जो भी कंकड़ पत्थर हैं वो इस पर चिपके ना रहे। तो सबसे ज्यादा गिरने की संभावना कहां पर है, नीचे या ऊपर, ऊपर। तो हमने कहा ऊपर वाला ही पॉइंट पकड़ लेते हैं, क्योंकि ओमेगा मैक्स की बात की गई है तो एक्सट्रीम कंडीशन पकड़ लेते हैं। तो हमने कहा नीचे क्या लगेगा, नॉर्मल, और क्या लगेगा, एम जी। ये बराबर क्या होने चाहिए, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि मिक्सिंग प्रॉपर हो, तो उसको चिपकाना है या नहीं चिपकाना, नहीं चिपकाना, तो नॉर्मल को क्या होना चाहिए, 0। तो यहां से आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय आर। लेकिन जनाब आपको जो आंसर देना है ना वो रिवॉल्यूशन पर मिनट में देना है। किसमें देना है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में देना है। यहां से जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, रेडियन पर सेकेंड। क्या उसको रिवॉल्यूशन पर मिनट में कन्वर्ट कर पाओगे, खत्म हो गया भाई। समझ में आया कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 बहुत सस्ता सवाल है यार, कितने लोगों से हुआ ये, बहुत सही, शानदार, मेहनत करो यार तुम लोग। ऐसे कैसे, नाम देखा होगा सेंट्रल फोर्स, ओ माय गॉड, ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है। सेंट्रल फोर्स मतलब वो फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, नाम से ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस फोर्स को बोला गया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, आर की पावर एन के। तो हम ये कह सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटा लो, क्या लगा लो, की। हमसे पूछा क्या गया, पीरियड ऑफ रोटेशन। बेसिकली वो किसकी बात कर रहा है, टाइम पीरियड की, किसकी बात कर रहा है। एक बात बताओ, ये वाला फोर्स किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय
क्या आर के बराबर होगा? क्या तुम यहां से वी निकाल सकते हो? अरे निकाल पाओगे? ठीक है, अब सुनना, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2πr अपॉन वी। तो यहां से वी की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो। क्या अबे गरीब हो क्या? बिल्कुल ही सॉल्यूशन देख देख करके बोलते रहते हो हैं। क्या गलत लिखा है मैंने? वी स्क्वायर बाय आर लिखूं या ओमेगा स्क्वायर आर लिखूं? पता नहीं, वो सॉल्यूशन देख लिया होगा, वहां ओमेगा स्क्वायर आर लिखा होगा, तो कह रहे हैं सर ये ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो यहाँ पे। अबे कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से आप v की वैल्यू निकाल लो। कितनी आएगी यहां से v की वैल्यू, बताओ जल्दी से। प्रोपोर्शनलिटी बता दो तुम तो सिर्फ, ये k और m को खा जाओ, k और m को खा जाओ। यहाँ पे r की पावर n है और यहाँ पे क्या है r, तो ये एक तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमने दिखाई दे रहा है कि जो v स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल आएगा r की पावर n माइनस 1 के, और इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। तो यहां से अपन बोल सकते हैं इसकी पावर 1/2 पावर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लो। प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, 2 पाई खा जाओ। सब कहाँ खाना है ना, कांस्टेंट है। r अपॉन 1/v, आपको दिख रहा है v इसके प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 इंटू 1/2। इसके आगे मुझे सॉल्व करना नहीं आता, आपको चेक करिएगा। जे एडवांस में कितना दिया था? 1 2 4 तो अभी इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। फोर्थ वाला भी होगा नहीं तुम लोगों से, क्योंकि फोर्थ में जो कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं, मुझे याद है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। रेस निकालो 36 करके आए हो? कितने दिन खराब थी तुम्हारी तबीयत? 3 दिन। सही कर लेना अब। अच्छा हाँ, क्या बेटा? क्या हुआ? हिंदी समझ नहीं आती? यस, 36 करके आए हो रेस? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 2। यस, देखिएगा, देखो क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है ना वो सीखो। क्या पूछा है? एक्सेलरेशन। कब? जब वो क्या कंप्लीट कर ले, 1/nth ऑफ सर्कमफेरेंस। एक बात बताओ, अगर मुझे एक्सेलरेशन पूछा गया है तो क्या एक्सेलरेशन ये होगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर? मुझे स्पीड दी हुई है, कितनी दी हुई है? अल्फा टी। कितना दिया हुआ है? अल्फा टी। इसको डिफरेंशिएट अगर कर दूं तो ये आएगा अल्फा। ये अल्फा क्या है? AT है, पहले तो ये समझ लो। ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन मत कर देना, ये अल्फा कोई कांस्टेंट है जो कि क्या है? AT। क्या AT आ गया तुम्हारे पास? AT आ गया। अगला अगला टारगेट क्या है? AC। AC निकालने के लिए क्या चाहिए? V। क्या चाहिए? V। मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है और मुझे V निकालना है। तुम्हें पता है V बराबर अल्फा टी लिखा हुआ है, तो यहां देख करके तुम्हें एक बात तो समझ आ रही है, T बराबर 0 पे स्पीड क्या होगी? 0। क्या मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं क्या? V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं, क्योंकि AT क्या है? कांस्टेंट है। इनिशियल स्पीड क्या थी? 0। V स्क्वायर बराबर 2A, ये A कौन सा होगा? AT। AT की वैल्यू क्या है? अल्फा। S कितना डिस्टेंस चला? 2πr/n। ये कहां से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है जनाब? क्वेश्चन में। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 इंटू 2 4, कितना हो गया? πα/r/n। क्या इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें? नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं, ये तो V स्क्वायर है, ये तो क्या है? V स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? V स्क्वायर बाय R। तो यहां से R ये जो है इसको डिवाइड मार दो। क्या कर दो? डिवाइड मार दो। कितना हो जाएगा? क्या यहां से उठा के आप पुट कर दें? खत्म हो गया। नहीं आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेगा, पढ़ लो बेटा। टेंशन की वैल्यू तो m2g के बराबर होगी।
किसके बराबर होगी? m2g के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, किसका? m1 का, तो एक तो इस पर टेंशन लग रही है, लेकिन इस टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है? m2g। अब बात कर लेते हैं फ्रिक्शन की। तो अगर एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें तो या तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा या फिर फ्रिक्शन बाहर लगेगा। तो हमने पहली कंडीशन रखी कि फ्रिक्शन अंदर लग रहा है। कहां लग रहा है? अंदर। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना लगेगा इस ब्लॉक पर? m1g। ये नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, m1g नीचे लग रहा है। एक बात बताओ, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है? m2g प्लस म्यू m1g बराबर क्या लिखोगे? m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू r। क्या समझ आया? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? m2g तो इधर ही होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स तो सेंटर की तरफ होगा। फ्रिक्शन कहां लगे? अंदर या बाहर? बाहर। म्यू m1g। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना हो गया? जल्दी बताओ कितना हो गया? अंदर वाला फोर्स माइनस अंदर वाला फोर्स कितना? बाहर वाला बराबर m2 मास जिसका भी लिख रहे हैं, सॉरी m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अब बात आती है सर इसमें से कौन सा मैक्सिमम होगा कौन सा मिनिमम होगा? पढ़े लिखे हो? यहाँ प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग r जो भी आएगा वो क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? और ये r क्या होगा? मिनिमम। और सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं कि आपने फ्रिक्शन को एक बार अंदर एक बार बाहर क्यों लगा दिया, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा कि देख बेटा, इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, ये तो टेंशन फोर्स है। और ये टेंशन फोर्स किसकी वजह से आया है? जो लटक रहा है। कौन लटक रहा है? तो ये टेंशन तो चेंज नहीं होगी, बचा कौन? फ्रिक्शन। तो अगर पूरा का पूरा फ्रिक्शन अपनी पूरी जान लगा करके सेंटर की तरफ लग जाए तो अपने आप आर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और अगर इस टर्म को मिनिमम करना है तो फ्रिक्शन को पूरा का पूरा कहां लगा दो? बाहर। तो अपने आप ही आर क्या हो जाएगा? मिनिमम। दोनों को डिवाइड मार दो, यू विल गेट द आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ट्रैक है, ट्रैक कितने डिग्री का टर्न है? है ये 90, रेडियस आर। इस ट्रैक की लेंथ कितनी होगी? आर थीटा पाई आर बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। क्या बोला जा रहा है? 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टर्न ले रहा है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1/10 ऑफ इट्स वेट। 108 का मतलब क्या हुआ? 5/18 का मल्टीप्लाई कर लो, कितना? 20। 30 आ रहा है क्या? सही है क्या? तो जरा ध्यान से देखना, हमने बोला एफ सी होगा 1/10 ऑफ एम जी। ये कैसे पता चला? दिया हुआ है, वंडरफुल। बराबर एम वी स्क्वायर। वी कितना? 30 का स्क्वायर बटे आर। क्या इस पूरे से आर निकल आएगा? आप आएगा कि नहीं? जैसे तुम्हारे पास आर आ गया, सवाल खत्म हो चुका है। आपको किसका आंसर निकालना है? पाई आर बाई 2। क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा गया? लेंथ पूछी गई। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ अ कर्व? तो इस कर्व की लेंथ तो यही होगी, तो यहां से आर निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आसान सवाल तो होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मूला बेस्ड है यार, क्या कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, फॉर्मूला याद है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया होगा। 7 7 8 8। एट्थ भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वो वेज वेज बना जरूर दिया डराने के लिए, लेकिन उससे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता ना तो थोड़े से एफर्ट्स करने के बाद, थोड़े नहीं, एक दो बार एफर्ट्स करने के बाद आप एक बार उसका सॉल्यूशन भी देख लिया करें, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमसे कैलकुलेशन एरर हो जाता है, क्योंकि मैं क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। अब ये 2 कौड़ी के क्वेश्चन क्या डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट करूं मैं? इस बैच में बैठना है तो मेंटेन रखो थोड़ा सा डेकोरम, इस बैच का भी और मेरा भी, है ना। देखो ध्यान से,
ये ऐसे घूम रहा होगा, घूम रहा होगा कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस हो गया, क्योंकि सेंटर इस लाइन पर है। ये क्या हो गया? आर। ये एंगल 45 दिया हुआ है, तो जो एच है वो किसके बराबर होगा? आर के बराबर। ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, वंडरफुल, खत्म हो चुका है। नॉर्मल इधर लगेगा, एम जी इधर लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे बेटा हम लोग कर चुके हैं। मैं अप्रोच सिखा सकता हूं और वो मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद मैं, तुम कहो अगर मुझसे, तो मैं डायनामिक्स पे 10,000 क्वेश्चन तुम्हें बना करके दे सकता हूँ। 10,000 ऑन द स्पॉट बनते जाएंगे, चेंज करते जाओ सिचुएशन, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में सेम ही होगा। अब वही बार बार वही बात कि नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि कितना है? एन कॉस 45 किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर। नॉर्मल का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है, एन साइन 45 जो कि किसके बराबर होगा? एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है? एच। कॉस 45 दोनों में सेम है, तो ये बराबर ये कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9th सही क्वेश्चन है फिर भी, ठीक है। कितने लोगों से हुआ था? 9 ठीक है, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे? आरओसी पूछा गया, लेकिन आरओसी के आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। अगर सिर्फ आरओसी ऑफ ए पूछा जाता वो तो साफ साफ दिख रहा है आर ही होता, क्योंकि वो आर रेडियस में घूम रहा है। लेकिन ए का विद रेस्पेक्ट टू बी पूछा गया है। मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछना चाहूंगा आरओसी का, वो होता था वी स्क्वायर बाय ए एन। यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, ये जो वी है वो ए का तो होगा, लेकिन ए का विद रेस्पेक्ट टू बी होगा। और उसी तरीके से ए एन मतलब सेंटीपिटल एक्सलेशन ए का होगा, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू बी होगा। ये इधर जा रहा है वी नॉट से, ये इधर जा रहा है वी नॉट से। एक बात बताओ, स्पीड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वी कितनी होगी? वी या टू वी नॉट? क्या समझ आ रहा है? उल्टा करके ऐड कर दोगे आ जाएगा जनाब। क्लियर है? वंडरफुल। ये अगर आगे जा रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कितना? वी नॉट। और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ होगा कितना? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। क्या याद आ रहा है कुछ? तो एक बात बताओ, अगर मुझसे नॉर्मल एक्सेलेरेशन पूछ लिया जाए ए विद रेस्पेक्ट टू बी का, कितना आएगा? अगर अपोजिट है तो जीरो हो जाएगा क्या? कितना होगा? जीरो मत कर देना, ए माइनस बी करते हैं, उल्टा करके इसमें जोड़ देना, तो कितना होगा? टू वी नॉट स्क्वायर बटे आर। जनाब सवाल खत्म। यहां पर वी ए बी का स्क्वायर है, तो इसका मतलब वी ए बी कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 वी नॉट स्क्वायर बाय आर। मेरे हिसाब से यहाँ आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्लास नोट्स। और कुछ था भाई? क्या कंप्लीट हो गया डिस्कशन? ठीक है भाई, क्लास नोट्स निकालो फटाफट। जब भी डिस्कशन कराया जाता है, पहले भी बता चुका हूं लेकिन बार बार बातें बतानी पड़ती हैं क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो। डिस्कशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर क्लास, है ना। डिस्कशन का मतलब नहीं होता कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपसे चाहे क्वेश्चन हो भी गया हो ना, तभी आप डिस्कशन को ध्यान से सुना करो। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपको जो मेथड बताऊं वो मेथड वो ना हो जो आपने फॉलो किया हो। तो इससे क्या होता है कि हमारी माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोचने की ताकत बढ़ती है। दूसरा, जब मैं बताता हूं तो बार बार मैं उन्हीं चीजों को रिपीट कर रहा होता हूं जो मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं। कि बताओ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल किधर लग रहा होगा। तो जब हम क्लास में सुन रहे होते हैं तो एक तरीके से हमारा रिवीजन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? रिवीजन हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी चीजें पढ़ाई वो कहीं ना कहीं मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। बस उनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको ड्यूरिंग द डिस्कशन सिखा रहा हूँ। यही तो कर रहा हूँ हर सवाल में। तो जब हम बहुत ध्यान से डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं ना और हर चीज को सुन रहे होते हैं, तो उससे पता है क्या होता है? दो चीजें होती हैं। एक तो हमें जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए वो हमें समझ आते हैं। दूसरी, कि जो हमें भूलने की आदत है ना, कि सर रिवीजन कैसे करूं, सर वो तो जो मैंने पढ़ा था वो मैं भूल जाता हूँ, सर एग्जाम में क्वेश्चन देख करके मुझे स्ट्राइक नहीं करता। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं तो मैं ऐसे आपको अप्रोच बताता हूं ना, कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मेरे दिमाग में कैसे स्ट्राइक किया।
मैंने जब एक्सप्रेशन लिखा तो मुझे कैसे पता चला? ये मैं आपको वो तरीके बताता हूं जिन तरीकों को फॉलो करके हम सही जगह पहुंच सकते हैं, ठीक है? तो डिस्कशन में इन्वॉल्व तभी नहीं होना जब हमसे क्वेश्चन नहीं बना। आपसे क्वेश्चन बन भी गया है ना, तो भी आप डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुने। हो सकता है कि उस 1 मिनट के स्टेटमेंट में मैं एक ऐसी बात बोलकर के चला जाऊं जो शायद आपके लिए बहुत काम की हो, और उस स्टेटमेंट पे बेस्ड आपसे जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हर एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है? और जो एक एक बात को पकड़ के रखता है ना और एक एक बात को फॉलो करता है, वही तो टॉपर है। वही तो क्या है? टॉपर है। जो हर एक एक चीज ध्यान से सुन रहा है, डिस्कशन में बहुत ध्यान से इन्वॉल्व है, हर क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है उसकी कॉपी अपने साथ रख करके बैठता है। वो देखता है कि उसने जो अटेम्प्ट किया है, सर ने जो तरीका बताया, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। फिर वो देखता है कि अच्छा, सर ने बढ़िया चीज बताई है, बढ़िया स्टेटमेंट बोला है, उसको साथ ही साथ वो नोट कर रहा है। मैं अभी देख रहा था कि मैं डिस्कशन कर रहा था और लगभग 70% जनता सिर्फ बैठी हुई थी, वो कुछ नोट डाउन नहीं कर रही थी। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, ये हमसे या तो हो गया है, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब सर ने हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड ही कर दिए हैं, जब हमें पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशंस मिल ही गए हैं, तो हमें नोट करने की क्या जरूरत है, वो तो लिखा हुआ है। लेकिन वो लिखा हुआ आपकी खुद की हैंड राइटिंग में नहीं है ना जनाब, वो आपने खुद थोड़ना लिखा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उन सॉल्यूशंस को देख करके आपका जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस गलत फहमी को बिल्कुल मत पालना, ठीक है? मार्केट में हर किताब का सॉल्यूशन अवेलेबल है। जो आपसे थोड़ी देर पहले एरोडो की बात कर रहा था ना, उसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। आजकल तो हर चीज का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन उनसे जेईई में सिलेक्शन नहीं होता। परसों जब जेईई एडवांस का पेपर हुआ है ना, तो कितने स्टूडेंट्स ने फोड़ा है? ये वो वाले स्टूडेंट्स ने नहीं फोड़ दिया जो यूट्यूब पे बैठ करके कमेंट करते रहते हैं और तुम्हारी तरह नौटंकियां करते रहते हैं। ये वो स्टूडेंट्स नहीं है, ये वो स्टूडेंट हैं जो हर सवाल सॉल्व करते हैं, आखिरी डिजिट तक निकालते हैं और हर चीज को खुद से सॉल्व करते हैं। जो स्टूडेंट टाइप करते रहते हैं ना यूट्यूब पर और फालतू के जो काम करते रहते हैं, या अलग अलग वेबसाइट्स को यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहते हैं, वो आज भी वही कर रहे होंगे और 2-3 साल बाद आपको काउंसलर बने हुए दिखाई देंगे। हाउ टू सेलेक्ट इन जेईई, खुद तो नहीं हो पाया, अब दूसरों को बता रहे हैं, ठीक है? तो मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर जेईई। सॉल्यूशंस आपको इसलिए प्रोवाइड किए गए क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हुई और ऑनलाइन क्लासेस में एक तरीके का इंटरेक्शन नहीं था, ठीक है? इट इज अ बैक सपोर्ट सिस्टम फॉर यू, लेकिन उसको अपना सपोर्ट मत बनाओ, ठीक है? मतलब उसी के सारे चलने की आदत मत डाल दो, ठीक है? कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक बैक सपोर्ट दिया गया कि जब आप तकलीफ में थे तो आपको सपोज एक व्हील चेयर ला करके दे दी, आप ठीक ठाक थे, लेकिन आपको दे दी कि अगर कहीं तकलीफ हो, कुछ हो तो बैठ जाना। अब आदत ऐसी बन गई है कि उसी चेयर पे ही बैठे रहते हैं, कहीं भी जाना होता है तो उसी का सहारा लेकर के चलते हैं। अगर उसी का सहारा लेकर के आगे बढ़ोगे तो कुछ दिन बाद चलना भी भूल जाओगे, और कुछ दिन बाद ये हालत हो जाएगी तुम्हारी कि तुम्हारे से बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे होंगे। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखो कि जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं और मैं कुछ भी बता रहा हूं, जस्ट नोट डाउन इट। तुम्हें नहीं पता कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मुझे पता है। यही तरीका है सेलेक्ट होने का। जब इंसान खुद से कॉपी में लिखता है ना, तो भाई साहब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब वो लिखता है तो इसका यूज करता है और उसके दिमाग में ना इसके प्रिंट क्रिएट होते हैं, और वो प्रिंट लॉन्ग टर्म तक उसके दिमाग में रहते हैं। अगर सिर्फ सॉल्यूशंस देख करके सिलेक्शन होने होते तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। पहले भी बता चुका हूं, घर पर बैठते आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके गूगल पर अवेलेबल है। आप बस जस्ट ये टाइप कर दीजिएगा बेस्ट बुक्स फॉर जेईई एडवांस, आपको 15 बुक के नाम आ जाएंगे। उन 15 में से आप कोई भी बेस्ट 5 खरीद लीजिएगा, उनके सॉल्यूशंस भी खरीद लीजिएगा, और वो भी आजकल सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है फ्री में। और फिर तुम मुझे सेलेक्ट होकर के दिखा देना। ये तरीका है ही नहीं। जेई की डिमांड ही नहीं है, कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है ना? ये किताबें लेकर के घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि इसको चलाना है भाई। एकदम से नया क्वेश्चन आए तो हम अपनी स्किल्स को यूज करके उस क्वेश्चन के बारे में सोच पाए, नए क्वेश्चंस को देख करके एकदम से ना घबराएं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये सीख पाए। ये किसी किताब से पढ़ के नहीं सीखा जाता है। और मैंने कभी आपको आज तक कोई किताब भी रिकमेंड नहीं करी है कि जाओ बेटा थ्योरी इस किताब से पढ़ के आ जाना। क्या कभी मैंने बोला आप लोगों को? अगर ऐसा किताबों से ही समझ में आ जाता तो हमें कौन पूछता फिर? अगर किताबों में इतनी अच्छी लैंग्वेज लिखी होती कि वो आपको वो स्किल्स सिखा सकती थी, वो आपके स्किल्स को डेवलप कर सकती थी, आपके ब्रेन को डेवलप कर सकती थी, तो यहाँ पर एक टीचर का फिर रोल क्या है? खत्म। हमें क्या जरूरत है? वो किताब नहीं सिखा सकती।
वो तुम्हें सीखना होगा और क्लास में बहुत अटेंटिव रहना होगा। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई और तरीका है जिससे तुम जेई में बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, तो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, वो तरीका बिल्कुल गलत है। उससे कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे तुम अपने पाथ से या अपने गोल से और दूर होते चले जाओगे। देसी तरीका यही है। कितना भी ऑनलाइन का जमाना आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, कितने भी एनिमेशन, 3D विजुअलाइजेशन और पता नहीं फलाना डिलाना बहुत कुछ आ जाए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी उस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका यही होता है जब इंसान खुद से लिखता है ना, खुद से ही। मुझे भी पता है इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन तुमने देखा होगा कि मैं हर इक्वेशन लिखता हूं और बहुत तमीज से लिखता हूं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। यही एक तरीका है कि जब हम चीजों को बहुत सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से करते हैं ना, तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि आईआईटी क्रैक करने के लिए, जेई को क्वालिफाई करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता होगा, और हिंदुस्तान में लगभग 95% लोग इसी चक्कर में कभी तैयारी कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते हैं कि कुछ हटके करना होगा, कुछ अलग करना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आईआईटी क्रैक करने के लिए कुछ हटके नहीं करना, जो आपको कराया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से करना है, उसको बहुत शानदार तरीके से करना है, ठीक है। एलिन में पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट इस शीट को सॉल्व करेगा, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस शीट को उस लेवल पे सॉल्व करेंगे कि रात को 2 बजे उठा करके लात मार करके भी पूछ लिया जाए कि O2 का दूसरा क्वेश्चन बताना, तो सट सट बता दें कि एक्स डिस्टेंस पे जाके dx बिट्स का एलिमेंट लेना और ये करना, और ये पूछा जाए क्यों किया जा रहा है, वो भी एक्सप्लेन कर सके। तो वही है बस डिफरेंस, हजारों चीजों को नहीं करना। IIT इज नॉट ऑल अबाउट टू डू द थाउजेंड्स ऑफ थिंग, इट इज ऑल अबाउट टू डू ओनली 10 थिंग्स विद अ परफेक्ट परफेक्शन। 10 चीजें करो, लेकिन इतने शानदार तरीके से करो, इतने गजब तरीके से करो कि भैया उन 10 चीजों से अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो आपसे ऊपर परफेक्शन का लेवल हो ही ना। इस बात को दिमाग में सेट करो। क्या करो, इस बात को सेट करो, ठीक है। चीजें करो और अच्छे से करो। तुम्हारे अंदर जो ये आलसपन आ गया ना, ये जो लेजीनेस डेवलप हो चुकी है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, मान लो 2 साल से पढ़ाई तो करी नहीं, घर में मौज मस्ती मारी है, अपने हिसाब से पढ़े हैं, तो तुम्हें ऐसा लगने लग गया। और दूसरी क्या है कि आज की जो जनरेशन है वो अपने आप को बहुत एडवांस समझने लगी है ना। तुम लोग अपने आप को बहुत एडवांस समझते हो, तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और तुम इस कोटा जैसे शहर में आकर के अगर तुम बहुत खुश हो कि वाह क्या जिंदगी है, क्या मस्त लाइफ है यार, क्या माहौल है, तो मैं बता देता हूँ तुम्हारी सोच बहुत गिरी हुई है। तुम अगर इस माहौल को देख करके पगला गए हो तो तुमने जीवन का असली माहौल तो देखा ही नहीं है, ठीक है। तो एफर्ट मारो भाई, जन्नत तो कहीं और है ना। और अगर उस जन्नत तक पहुंचना है तो एफर्ट करने पड़ेंगे अभी, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, दिमाग में बिठा लो, रगड़ के मेहनत करो। जितना ज्यादा खुद से एफर्ट्स करोगे, जितना ज्यादा, एक टॉपर की कहानी ये होती है कि वो हर क्वेश्चन का आंसर लास्ट डिजिट तक निकालता है। वो कभी सॉल्यूशंस देखना प्रेफर नहीं करता जब तक कि वो क्वेश्चन को 3 से 4 बार अटेम्प्ट नहीं कर लेता। वो हजारों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, वो 100 करता है, लेकिन बहुत परफेक्शन के साथ करता है। और अगर उसे वो आंसर नहीं आता तो वो पहले खुद से एफर्ट्स मारता है, खुद से पूरी जी जान लगाता है, और जब उसके पास कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तब जाकर के वो अपने फैकल्टी जो भी उसको पढ़ा रहे हैं उनसे हेल्प लेता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ टॉपर, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होता, ठीक है। ये जो कहानियां बताई जाती हैं बड़ी बड़ी, जो तुमने मार्केट में सुनी होंगी, बड़ी बड़ी बातें जो सुनाई जाती हैं कि वो ये करते हैं, वो बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व करते हैं, अबे जरूरत क्या है, जरूरत कहाँ है कि सर उसने तो ये वाली किताब सॉल्व कर रखी है। भाई पेपर देखो उठा करके, पेपर में आ रहे हैं क्या सवाल उस लेवल के? पेपर में तो सवाल वो फंडामेंटल फिजिक्स के आ रहे हैं, जिसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी से सॉल्व कर सकता है। जाकर के पूछो एनथ्यूज वालों से, एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो मैंने कभी ना पढ़ाया हो, जिसमें ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो जो कि आपकी फिजिक्स की लैंग्वेज या हम कह सकते हैं फिजिक्स के सिलेबस से बिल्कुल बियॉन्ड हो। एक भी क्वेश्चन नहीं। सिर्फ पेपर 2 में 2 क्वेश्चन जरूर मैं ऐसा मान सकता हूं कि हाँ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन इन पेपर 2, तो छोड़ देंगे। कौन से वैसे भी 100% आने, है ना, तो छोड़ देंगे उसको। उस 2 के अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे ना। तो हमारे साथ पता है क्या गड़बड़ है कि हम उन 2 क्वेश्चंस पे बहुत फोकस्ड है। सर आपने इस प्रोफाइल का क्वेश्चन नहीं कराया, टेस्ट में एक आध क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आ जाए जो थोड़ा सा ट्रेंड से हट करके है,
20 क्वेश्चन आए, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो बिल्कुल ट्रेंड से हट करके हैं, और हम उन क्वेश्चन पे फोकस करने लग जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन बताओ मैं कैसे करता, सर ये तो मेरे को स्ट्राइक ही नहीं करेगा, आप मुझे कोई एडिशनल किताब बताओ जिससे मैं इस प्रोफाइल की क्वेश्चंस कर पाऊं। अरे भाई क्यों फोकस कर रहा है, उन 2 को साइड में करना, उन 2 को सॉल्व जितनी देर में तू करेगा ना, उतनी देर में तू बचे हुए क्वेश्चंस में, जितनी देर में वो 2 होंगे ना, उतनी देर में तेरे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आईआईटी को इस बात से क्या लेना देना कि तूने टफ किया है या आसान किया है, वो तो टोटल सम देखेंगे, है ना। तू उन 2 पे लगा रहा, मैं टफ करूंगा, कसम खा के आया हूं, ये करके जाऊंगा, इतनी देर में एक स्मार्ट बंदा होगा 2 को साइड में करेगा और देखेगा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है या मीडियम है, उनको पिक करेगा, जितनी देर में तू 2 करेगा वो उतनी देर में 5 करेगा, और तुझसे 3 क्वेश्चन की लीड लेकर के तुझसे आगे निकल जाएगा और तुझसे बहुत अच्छी रैंक लेकर के आएगा। तो जिंदगी भर बस यही बोलता रही, मैं वो टफ क्वेश्चन 2 करके आया था, बस सिलेक्शन नहीं हुआ। भैया स्मार्ट बनो, ठीक है। स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम टफ चीजों पे, जब भी मेरे से स्टूडेंट्स मिलते हैं तो हमेशा सर कोई किताब बताना, सर मुझे अलग टाइप के क्वेश्चन, अबे क्या जरूरत है, काय को अलग करना है यार, कोई अलग पूछ रहा है क्या तुमसे? तुम देखो को उठा करके एलिन के टेस्ट देख लो, जेई एडवांस के प्रीवियस देख लो, कितने अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं। 20% तो छोड़ देना ना, 20% टॉपर के भी तो 80 आते हैं, तो टॉपर होता है उसके भी तो ऐसे ही आते हैं ना 80%। 80% तुम्हारे आ जाए, तुम्हारी ऑल इंडिया में रैंक जो है वो टॉप 100 में आ जाएगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। देख लो पिछले, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अगर मैं फेक रहा हूँ, तो एक काम करो कि पिछले 10 साल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं उन्हें उठा करके देखो कि जो टॉपर्स लोग हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर किसी का 80%, 80 तो बहुत बड़ी बात बोल दी, ठीक है, जिसके 60% 70% से अबव आ रहे हैं ना, वो टॉप 500 के अंदर खेल रहा है बेटा। और उससे पूछना उसने कितनी अलग अलग तरीके की किताबें सॉल्व करी थी, कितनी बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व करी थी? नहीं, वो अपने फंडामेंटल से स्टिक था, उसको पता था अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता था, वो सिंपल बातें करता था और उन्हीं चीजों को पढ़ के वो आगे बढ़ा था। उसको आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आती है, उसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पता है, जो तुम मुझसे बड़ी बड़ी बातें करते हो। सर मैंने सुना है मास भी तो चेंज हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे स्टाइल मारने के लिए। अरे मैं अपनी पे आ जाऊं और मैं करने लग जाऊं, अरे सर मजाक कर रहे थे। क्या जरूरत है भाई, जो ऑल इंडिया में टॉप 20 में आ रहा है उसको भी नहीं पता कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, लेकिन उसको यह पता है कि हाउ टू सेलेक्ट या हाउ टू सिक्योर द टॉप रैंक इन जेईई एडवांस। जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ लेंगे, अभी जरूरत है नहीं ना उस चीज की। अगर तुम चाहते हो सर मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं यहां पर आपका इंटरेस्ट डेवलप कराने के लिए आया ही नहीं हूं, आई एम ए मेंटर फॉर जेईई एस्पिरेंट, मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है कि भैया तुम्हारा जेईई में सिलेक्शन कराना है, तो मैं फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जेईई के सवाल आपसे होने चाहिए। मुझे ये थोड़ा ना बोला गया है कि यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स को फिजिक्स में रिसर्च करानी है, इन सबको इसरो में भेजना है? मुझसे बोला ही नहीं गया। और अगर आपका अपना जेन्युइन इंटरेस्ट है तो ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ करके एकदम इन डेप्थ चला जाऊं और बड़ी बड़ी बातें करने लगूं। हाँ अगर आपको शौक है तो क्लास के बाद मिलिए, बैठ करके बात करेंगे, फिजिक्स की नॉलेज गजब है, जिंदगी इसी में निकल गई हमारी बहुत। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत सीखना है, तो क्लास के बाद मिलो, अलग से टाइम लो, देखेंगे तुम्हें कितनी नॉलेज है, फिर हमें कितनी नॉलेज है, फिर आमने सामने करेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द लेक्चर हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि भैया जेईई एडवांस का हर सवाल हमसे बनना चाहिए इन फ्यूचर 2022-23 जब भी हम एग्जाम लिख रहे हो, दैट्स ऑल। जेईई में सिलेक्शन हो जाएगा, आईआईटी पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर सोच लेंगे कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है भी या नहीं। सिंपल सी बात है, ठीक है। अरे इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट होता है भाई, इंटरेस्ट कोई अच्छा या बुरा तो होता ही नहीं है, तो जो इंटरेस्ट होगा वो वहां जाकर के सोचेंगे, वहां जाकर के जो आपको रिसर्च करनी हो, वॉट एवर वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ जस्ट फॉलो इट। और ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, आईआईटी में जाने का मतलब ये होता ही नहीं है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। ये किसने बोला तुम्हें है? ये तुम्हें किसने बोल दिया कि आईआईटी में पहुंच जाओगे तो तुम इंजीनियर बन जाओगे? नहीं भाई, कितने हैं, कितने लोग हैं जो आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद, अपनी डिग्री को लेने के बाद आज इंजीनियरिंग की जॉब को कर रहे हैं? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग, बहुत कम। मतलब आईआईटी करने के बाद आपका स्कोप इतना बढ़ जाएगा कि आप चपरासी से लेकर के सीएम तक आप कुछ भी बन सकते हैं, इट्स योर चॉइस। और हैं भी भाई आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस को भी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो सीएम जैसी पोस्ट पर भी हैं। आप ऐसे बहुत सारे आईआईटियंस हैं, ऐसे भी बहुत सारे आईआईटियंस हैं जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे भी हैं जो फेसबुक गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं होगा जिसमें तुम्हें ना मिले। तो ये कौन कह रहा है तुमसे कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है? मत करना। तुम्हें छोला छाप बनना है या रजनीगंधा ही बेचनी है तो आईआईटी में पहुंच करके बेचना। बहुत सारे लोग बेच रहे हैं लेकिन उनको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है आजकल। अलग लेवल पे बेच रहे हैं भाई, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा देना अपना, क्या दिक्कत है ना। अलग तरीके से लेवल पे बेचना, ब्रांडेड बना के बेचना, लेकिन एक डिग्री लो, है ना, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात बता देता हूँ, आपकी जो भी अगली क्लास होगी, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी सुन लेना, वो क्लास आपकी हो सकता है थोड़ा पहले स्टार्ट होगी, है ना। मतलब जैसे 4 बजे अभी होती है ना, तो वो 4 बजे ना हो करके आपकी ये क्लास की जो टाइमिंग रहेगी दैट इज 3:40। कितने से रहेगी? 3:40 से, 20 मिनट पहले। याद रहेगा? ठीक है। हाँ हाँ भाई, मेरी सिर्फ, और किसकी? मतलब नेक्स्ट क्लास कब है? परसों। तो परसों 4 बजे ना शुरू करके कितने बजे शुरू करेंगे? 3:40। बस इतनी सी बात है, इसमें आपकी और मेरी क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। माहौल सेट है भाई? चलिए भाई, ठीक है। और अगर आपको पेपर देखने का शौक है तो आज मैं उस ग्रुप पे डाल दूंगा पेपर, देख लेना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लेना। लेकिन क्या है ना कि तुमने जितना पढ़ा है उसमें से रिलेटेड तुम्हें कम क्वेश्चन मिलेंगे, तो तुम जबरदस्ती टेंशन में आ जाओ, हाय राम एक भी क्वेश्चन नहीं बनना। मुझे एक्चुअली में क्या है कि पढ़ा, दिक्कत ये होती है, अब उस दिन ई सॉल्यूशन ऐप पर पता नहीं कौन सी बुक उठा ली, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं कि सर एक्सप्लेन इट। सर मुझे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन नहीं बन रहे, और एक्चुअली उन क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वो था वर्क पावर एनर्जी, है ना, जो कि मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन है तो तुमसे कहां से बनेंगे? तुमसे तो एनएलएम फ्रिक्शन के नहीं बनते। जो पढ़ा दिया है। और तुम तो भाई, तुम लोग अभी कुछ जानते कहाँ हो यार, तुमने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। एक तो तुम क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये पढ़ा या नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ वो बात नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारे साथ जनाब ये है कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के यही पता नहीं चलता कि जे सर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ा। तो मैंने मैंने वहां पर रिप्लाई ये लिख दिया, आई विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। वाई सर, वाई डू यू। मैंने कहा सामने होता ना बेटा भूत बना देता तुझे मैं। रोटेशन रोटेशन के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब क्या है कि उन एक्चुअली में तुम्हारी दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या है दुनिया में हर घूमती हुई चीज तुम्हें सर्कुलर ही दिखती है। तुम्हें सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, अगर मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, कुछ नहीं सर, रोटेशन आर से शुरू होता है, सर्कुलर सी से शुरू, है ना। तुम्हें तो सब एक जैसा लगता है। तो अब क्या करते हैं, कोई भी घूमता हुआ क्वेश्चन इनको दिख जाए, मान लो टायर घूमता हुआ चल रहा है, तो उनको लगेगा ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, कहीं से उठाएंगे बुक से फोटो, सर प्लीज एक्सप्लेन इट। मैंने कहा दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। व्हाई सर? सर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर। अरे यार गजब कर रहे हो। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे आपने देखा मैंने पूरा सर्कुलर मोशन खत्म कर दिया, और कहीं भी क्यों जनाब पढ़ा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का ही पार्ट है। दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट तो आपको वहां पढ़ा दिया गया था स्केलर में, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, और जिसे क्या बोलते हैं, डॉट। एक प्रोडक्ट था जो कि उस समय नहीं पढ़ाया था, जब आप खून पीते रहते थे, चैट में टाइप करते रहते थे, कब पढ़ाओगे कब पढ़ाओगे, पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, या भूल गए हो, आता है या नहीं आता है। तो उसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। मैंने सर्कुलर मोशन में कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं किया, बिना क्रॉस प्रोडक्ट के ही मैंने आपको पूरा सर्कुलर पढ़ा दिया, और आपसे लगभग सारे सवाल हो भी गए, है ना, कहीं जरूरत पड़ी ही नहीं। लेकिन फिर भी शीट में कुछ क्वेश्चंस हैं,
जो कि अभी हमने छोड़ दिए हैं। इसको पढ़ाने के बाद वो क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे, लेकिन इस क्रॉस प्रोडक्ट को असली यूज तो आएगा जब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स। क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल मैकेनिक्स। वैसे तो मैं पहले रोटेशनल मैकेनिक्स में ही पढ़ाता था, लेकिन अब क्या शीट में क्वेश्चंस आ गए हैं और टेस्ट में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो स्टूडेंट से पिघल जाते हैं। तो मैंने कहा लाओ यार, लाओ क्या मतलब, तो पढ़ाना ही पड़ता है, मजबूरी है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, शुरुआत में पढ़ाता ही नहीं उसको। जैसे कि कुछ बैचेस में क्या है कि इसको शुरुआत में ही पढ़ा देते हैं। अब मैं शुरुआत में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि जब शुरू में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें लगेगा इसका यूज करेंगे, फिर पूरे चैप्टर में मैं यूज करूंगा नहीं, फिर तुम्हें लगेगा पढ़ाया क्यों था। इसलिए मैंने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ाया। अब मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, समझा दूंगा, याद रखना है ना। लेकिन इसका असली यूज हम कहां पे करेंगे? रोटेशनल मोशन में। मुझे गारंटी से पता है कि रोटेशनल मोशन आएगा तब भी पढ़ाना तो पड़ेगा ही, है ना, क्योंकि तुम्हें घंटा भी याद नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर क्वांटिटी है ए और बी, और ये कोई नॉर्मल क्रॉस नहीं है, ये वेक्टर वाला क्रॉस है। अगर ऐसे कोई चीज लिखी है ना ए क्रॉस बी, तो इसको तुम ऐसे मत लिख देना ए बी। ये वो वाला क्रॉस नहीं है जो तुमने पढ़ा है। ये वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है ये होता है ए बी साइन थीटा। लेकिन खास बात यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, वो एक क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब अगर आपने ए क्रॉस बी किया तो यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर बना उसका मैग्नीट्यूड तो ये होगा ए बी साइन थीटा, और इसका एक डायरेक्शन भी होता है। उस डायरेक्शन को मैं यहाँ से एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एन कैप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ जनाब, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये है एंगल इनके बीच थीटा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए ए क्रॉस बी बताओ तो हम कहेंगे उसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा। एन कैप, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। किस डायरेक्शन में है? तो एन कैप का डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल, जो कि हम जानते हैं। मैंने आपको सिखाया था राइट हैंड निकालो। क्या करना है? है ना। फिर ये देखो कि जो दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं उनमें से पहला वेक्टर कौन सा है? पहला कौन है यहाँ पर? ए। तो ए के डायरेक्शन में करो, ठीक है। अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में पॉइंटेड करो। फिंगर्स उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में ए है। फिर उसके बाद क्या करो? जो बी है बी, उसके डायरेक्शन में इन फिंगर्स को क्या करो? कर्ल करो। ये इस तरीके से घुमाओ। तो जो थंब है, थंब that will give you the direction of A cross B। तो देख के समझ में आ रहा होगा कि जो n कैप है वो एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो कि A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी होगा। क्योंकि जब आप A क्रॉस B करेंगे तो थंब कहाँ आया? बाहर। क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है? मतलब हम ये कह सकते हैं कि n एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा that is perpendicular to the plane containing A and B। क्या लग रहा है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे थीटा कौन सा बेटा? थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। इतना नोट डाउन करो। खत्री साहब पूछ रहे हैं, दीपक, WP कब स्टार्ट होगा? जब सर्कुलर कंप्लीट होगा तब स्टार्ट होगा। ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? डायरेक्शन ए क्रॉस राइट हैंड थंब रूल क्या होता है ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। अब देखना ध्यान से, ठीक। यहाँ पर ए और बी क्या है? ये ए और बी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब कुछ मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी कि यहां पर ए क्रॉस बी जो है
वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्यों सर, बचपन में तो यही पढ़ा था, 2 into 3 और 3 into 2 बराबर होता है। लेकिन वो 2 into 3 और 3 into 2 वो नॉर्मल प्रोडक्ट था, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है, क्रॉस है। ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिएगा ध्यान से। ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड तो दोनों केस में सेम आएगा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बी क्रॉस ए की, तो अब हमें अपने राइट हैंड को किधर रखना है, पहले वाले को देखो बी, तो बी ये रहा। ए की तरफ क्या करना है, कर्ल, तो अब हम कर्ल करेंगे। अब कर्ल तो हो ही नहीं पा रहा, तो ज्यादा बैंड ना करें, पता चले कि टूट के हाथ में ही आ जाए। अगर कर्ल ना हो रहा हो तो हाथ पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। क्या करें भाई, ये ले घुमा दो भाई, अब कर दो। थंब कहां गया, अंदर। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में डिफरेंस किसका है, डायरेक्शन का है जनाब। तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्या बोला जाता है, इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, पहली प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब जो पहले लिखा है उसे पहले लिखे रहने देना, इज्जत देनी पड़ेगी। तुम ऐसा मत करना ए क्रॉस बी लिखा हुआ कोई बात नहीं, बी को पहले इज्जत दे देंगे। अगर तुमने बी को इज्जत दे दी ना, तो ए नाराज हो जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी सुनिएगा, अगर आपके सामने कहीं ऐसे लिखा हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो बहुत सिंपल सा है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस बी, सॉरी, ए क्रॉस सी। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस ये याद रखना, ए का पहले बी के साथ, ए का फिर सी के साथ। सॉरी, मैंने यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ गड़बड़ हो गई थी, ठीक। अगर इसी तरीके से नोट करो इसको, कुछ है नहीं इसमें, क्या बताऊं। अब देखना, तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर मैं आई कैप, कौन सा कैप, डॉट जे कैप कर दूं, या फिर सॉरी एक मिनट, डॉट क्यों कर रहा हूं, आई क्रॉस आई कर दूं, या फिर जे क्रॉस जे कर दूं, या फिर के क्रॉस के कर दूं, किसी भी दो यूनिट वेक्टर जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, उनका क्रॉस करोगे तो ये क्या आएगा, जीरो। क्यों, बिल्कुल, ये बात याद रखना, ये चेक करने का तरीका है। जैसे अगर ये चेक करना हो कि दो चीजें परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या करते थे, डॉट, और उनका डॉट जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होता था, परपेंडिकुलर। उसी तरीके से अगर दो चीजें पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस करोगे, तो ध्यान से देखना, ए बी साइन थीटा, अगर थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो साइन थीटा जीरो, और थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो साइन 180 जीरो। तो हम ये कह सकते हैं दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसको लिख लेना स्टेटमेंट को, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल and anti-parallel vectors are zero. इसके आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कितने पर है, 3:40, ठीक है। होमवर्क लिखिए जल्दी से। एससीवी में कहां तक हो चुका है एक्सरसाइज में, 1 से 10। एक्सरसाइज एससीवी में, एक्सरसाइज में अगले 20 क्वेश्चन, 20 नहीं सॉरी 11 से 20, ठीक। एससीवी में O1 और O2 होगा। O1 O2 समझते हो, ऑब्जेक्टिव, कौन से भाई, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। ऑब्जेक्टिव क्या करना है, कंप्लीट, O1 और O2। दूसरा चीज, सॉल्व एग्जांपल कितने हैं, जितने भी हैं रिमेनिंग, सॉल्व एग्जांपल्स कंप्लीट। और सुनो, सुनो बेटा सुनो,
जो आपको सर्कुलर मोशन की शीट मिली है ना, इस शीट में भी कुछ सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, देखें कभी? सॉल्व नहीं किए होंगे कभी, तो सोच रहे होगे सर उसको क्या सॉल्व करें, वो तो ऑलरेडी सॉल्व है। शीट बस जैसे तुम्हें बोला जाए उस तरीके से बस करते चले जाओ, अंधभक्त बन जाओ। क्या बन जाओ? जो बोला जा रहा है बस करते जाओ, मजा आएगा तुम्हें। तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम ऐसा सेट कर देंगे कि कुछ दिन बाद लगेगा कि सब कुछ रुका हुआ है। तुम भी 10 से चल रहे होगे और जेई एडवांस भी 10 से चल रहा होगा। क्या हुआ बे, मोबाइल फोन का ही यूज कर रहे हो? हम यहाँ खड़े हुए हैं तो ये है आलस। बेस्ट एग्जांपल, मतलब यहाँ पर ये होमवर्क लिखने के लिए इनको फोटो खींचना पड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था भाई, ये है भाई, ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। क्या ये पूरा हो पाएगा? शीट में सॉल्व एग्जांपल्स क्या कंप्लीट हो पाएंगे? और इसके अलावा भी सुन लो, कहां भाग रहे हो, जल्दबाजी का बात की है। सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया है, ये बचा हुआ है, ये तो 5 मिनट का और बचा हुआ है। जो 20 मिनट पहले बुलाया वो इसीलिए बुलाया है। 20 मिनट में इसको बंद, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, WPE, वर्क पावर एंड एनर्जी। अगर कुछ आता हो, किसी किताब से कभी जीवन में पढ़ा हो, सब बाहर फेंक के आना। क्लास में ये सोच के बैठना है कि जीवन में पहली बार नाम सुनना है किसका? वर्क का। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान मत देना कि 9th में पढ़ा था या 10th में, वहां तो मजाक किया गया था तुम्हारे साथ। अरे क्या बोलने वाला, हाँ शॉर्ट नोट्स। कौन से नोट्स? किसके बनाने हैं? जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या स्टेटमेंट हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। क्या जनाब ये सब हो पाएगा? चलिए फिर जनाब, हाँ नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चले भाई, और तालिबानी WP में NLM और फ्रिक्शन का यूज होगा? अरे कोई यूज नहीं होगा भाई, जब हम हैं तो फिर क्या गम है।